Hi guys, how are you all? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. As we all know that 12th of December से आपके JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से JK एग्जाम क्रैकर की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 8 सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी हर क्वेश्चन के नीचे वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आने वाले हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड्स सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जो हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की है आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा। इनकेस आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लेना एक बार। सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज हमारे पास है कि जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, कि सुप्रीम कोर्ट इनमें से क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है रिगार्डिंग ऑल द इश्यूज। वो चार्ज कर सकते हैं एलिगेशंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट भी। वो रिव्यू कर सकते हैं इश्यूज जो हाई कोर्ट्स ने दिए होंगे। वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को इलीगल। तो इनमें से जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो क्या कहती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं एनी लॉ ऑफ द स्टेट इलीगल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमने बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। आप देख सकते हो ये IAS के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कानून के मैटर्स में। तो ये जो एडवाइस होती है आर्टिकल 143 के अंदर दी जाती है। ऑन इट्स इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इफ ही सीक सच एडवाइस ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो वो कैसे दे सकते हैं? अपना खुद से इनिशिएटिव लेके वो अगर पब्लिक के हित में बात है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है तो खुद ही से इनिशिएटिव लेके एडवाइस दे सकते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस ले रहे हैं तब, या फिर सिर्फ फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट में ही वो ये एडवाइस दे सकते हैं। तो इनमें से क्या सही है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 एंड 2। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली बी। जब उनसे एडवाइस मांगी जाएगी तो ही उनको एडवाइस देनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ओनली 2। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू रेफर्ड इट बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये बाइंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांगते हैं तो क्या ये कंपलसरी है या वॉलंटरली है? जो फुल बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का वो सुनता है एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के ही अंदर इनके पास ये फुल बेंच जो है वो आता है। जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देते हैं अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पर। नॉट मोर देन 1 रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा रेफरेंस नहीं दे सकते हैं एट ए टाइम इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर के अंदर। 1994 IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसका क्या आंसर होगा? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 2 and 4। इसका जो सही आंसर है वो है 2 and 3। सी 2 क्या है? जो फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो सुन सकती है जो इनके पास रेफरेंसेस वगैरह आएंगे ओनली। ये पावर किसकी है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की है। थर्ड है कि जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देंगे अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट पर या गवर्नमेंट पर। तो इसका जो आंसर है वो है सी। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। इट कैन चेंज द जजमेंट, वो अपना जजमेंट चेंज कर सकते हैं। इट कैन नॉट चेंज द जजमेंट, वो अपना जजमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज इट्स जजमेंट, ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कैन चेंज इट्स जजमेंट। तो इसका जो सही आंसर है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट इज कि वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द जजमेंट, और ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरी पंचायत का टेन्यूर 5 साल है फ्रॉम, कब से, द स्केड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब वो फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, या फिर इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन का डेट आता है, या फिर जब रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होता है, या फिर जब इसके मेंबर्स जो हैं वो ओथ ले रहे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जब इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है उसकी डेट फिक्स हो जाती है, स्केड्यूल डेट, वहाँ से हम उसका टेन्योर को काउंट करते हैं, ठीक है, पंचायत का। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि एज क्या होती है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरपंच या मेंबर्स के पंचायत में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। For the office of the president, his age should not be less than 25 years. अगर उसको म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी जो एज है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर द ऑफिस ऑफ द काउंसलर, अगर उनको काउंसलर बनना है तो 21 से नीचे के वो नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होगा म्युनिसिपैलिटी वाले एरिया में तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को। या फिर अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ अ काउंसलर फ्रॉम 2 वर्ड्स साइमल्टेनियसली, एट अ टाइम वो 2 वर्ड से भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर साइमल्टेनियसली, प्रेसिडेंट का भी आप लड़ सकते हो, एट द सेम टाइम आप काउंसलर का भी लड़ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6th क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2 एंड 5। ये बिल्कुल ठीक है, आप प्रेसिडेंट और काउंसलर के लिए एट ए टाइम लड़ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट, काउंसलर की जो एज है वो, काउंसलर के लिए अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो 21 से नीचे नहीं, और प्रेसिडेंट के लिए अगर लड़ना है तो 25 से नीचे आप नहीं होने चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर है 6 का, 1, 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत। इनमें से क्या सही नहीं है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 20 बेंच की होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत में। अगर 15 बेंच इलेक्ट कर दिए हैं ग्राम पंचायत में तो 5 को आप नॉमिनेट भी कर सकते हो। प्रेसिडेंट जो होगा जनपद पंचायत का वो 5 बेंचेस को नॉमिनेट करेगा। जो स्ट्रेंथ है वो 10 बेंचेस की होनी चाहिए इन द ग्राम पंचायत। और इन केस ऑफ इक्वल वोट्स, अगर किसी को इक्वल वोट आ रहे हैं तो ये लॉटरी सिस्टम से डिसाइड होगा कि कौन जो है वो बेंच बनेगा। अगला हमारे पास है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मीटिंग एंड वो वोट भी कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या सही नहीं है, तो वो है 2, 3 एंड 6। ये बिल्कुल सही नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में और वोट करेंगे। साथ में जो ये 15 बेंचेस इलेक्ट हो रहे हैं ग्राम पंचायत में तो 5 को, नॉमिनेशन का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो नॉमिनेशन आप ऊपर से ही काट सकते हैं। 2 और 6 कट हो गया। और फिर ये जो कह रहे हैं कि जनपद पंचायत में नॉमिनेशन, यहाँ पे भी नॉमिनेशन है, अगेन ये गलत है। तो हमारे पास 2, 3 और 6 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। 7th क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसके पास अथॉरिटी होती है टू स्पेसिफाई कि कौन सी कास्ट को हम स्केड्यूल कास्ट में रख सकते हैं। कमीशन ऑफ एससीज और एसटी के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, गवर्नर के पास, या फिर प्रेसिडेंट के पास। तो ये जो पावर होती है ये प्रेसिडेंट के पास होती है। वो डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को जो है, किस कास्ट को आप एससी कास्ट माने, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा फर्स्ट पर्सन है टू डिलीवर हिज स्पीच इन द हिंदी एट यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी। स्वामी विवेकानंदा, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नन ऑफ द अबव।
मैनी ऑफ यू गाइज मे गेट कंफ्यूज अबाउट द स्वामी विवेकानंदा, लेकिन याद रखिए इन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी थी शिकागो में, ठीक है। लेकिन हमारा सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी यूएनओ में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। Examine the statements given below and find the correct answer using the code given below. जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं 62 ईयर्स की एज तक। एक पॉलिटिकल पार्टी which has been recognized in 4 or more states is a national party. नेशनल पार्टी की कैटेगरी में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है? जो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो चुकी हो। स्पीकर लोकसभा का डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं है। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 1 3 3 4 एंड 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो है डी। चारों ही ऑप्शंस आपके पास बिल्कुल सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एक बार आप खुद से फिर से रीड कर देना सो दैट मोर क्लैरिटी आपके माइंड्स में आ जाए। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनमें से स्टेटमेंट हमने कंसिडर करने और फिर करेक्ट बताना है। Its objective is to ensure free and competent legal services to the weaker section of society on the basis of equal opportunity. National Legal Service Authority का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देना। किसको? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर। ये गाइडलाइन भी इशू करते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को कि वो इम्प्लीमेंट करे लीगल प्रोग्राम और स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। 2013 प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसका जो सही आंसर क्या होगा? 1 2 1 2 नाइदर। इसका सही आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है यूएनओ की। 1998 में ये सवाल पूछा गया है, तो आप देख लो। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज एंड हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अराबिक एंड स्पेनिश। इसका सही आंसर है डी और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो फेसर से। ठीक है, यहाँ पे हो गया फ्रेंच, अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। तो फेसर से आप याद रख सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को कब बनाया गया था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है ओवर लोकल बॉडीज इन रिलेशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं होती है सिटीजन्स, कंप्लेंट्स, इकोनॉमिक मैटर्स, लॉ मेकिंग या मैटर्स रिलेटेड टू सर्विसमैन। इसका जो सही आंसर है वो है सिटीजन्स कंप्लेंट। सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, सो इसका जो सही आंसर है वो है सिटीजन्स कंप्लेंट। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 73rd and 74th Amendment Acts are responsible for the creation of which of the following? State Election Commission, District Planning, State Finance, State Property Tax Valuation Board. तो इसका क्या सही आंसर होगा? 1 and 2, 1 2 3 2 3 4 and all of the above. मैं बनाया था State Election Commission, District Planning Commission and State Finance Commission. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 and 3. B is the right answer of question number 14. और ये किससे रिलेटेड है? 73rd पंचायत से रिलेटेड है, 74th म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। 73rd का जो 12th शेड्यूल है इसमें 29 आइटम्स है, इसमें 18 आइटम है। ये 11th शेड्यूल में आता है, ये 12th शेड्यूल में आता है। आपने मुझे आर्टिकल बताने हैं ये कौन से आर्टिकल तक आता है और ये कौन से आर्टिकल में आता है। और इसका जो पार्ट है वो है 9th और इसका है 9A। ठीक है, और 1993 में ये फोर्स में आ गए थे और बने कब थे ये एक्ट? 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इलेक्शंस टू पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर। जो इलेक्शंस है पंचायत के वो कितने सालों के बाद करवाते हैं? 4 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स के बाद, या ये गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं कि उनको जब मर्जी आएगी वो तब करवा सकते हैं। इसका सही आंसर है बी, एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं। बी इज द राइट आंसर।
16th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? द प्रोविजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ एससीज और एसटीज टू पंचायत हैज़ बीन गिवन, ठीक है, हैज़ बीन गिवन। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि पंचायत में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? 243A, 243B, 243C, 243D। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है 243D। तो आप ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 17th क्वेश्चन। हमारी पॉलिटिकल पावर इन इंडिया का मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीपल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है या प्रेसिडेंट है? 17th क्वेश्चन का आंसर है पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेम्बल भी क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो कौन है? वो हम ही लोग हैं। 17th क्वेश्चन का आंसर है ए। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज द व्हील इन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? इंडियन नेशनल फ्लैग में जो व्हील चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, वो क्या सिंबलाइज करता है? फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी या फिर ब्रदरहुड? 18th क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्टिस। धर्म चक्र परिवर्तना आपने बुद्धिज्म में भी पढ़ा होगा, व्हील से ही रिगार्डिंग है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस, बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन आर इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स? इनमें से किसके पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट को हमारी इंडिया में ला सकते हैं या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, नई स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास, पॉलिटिकल पावर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट। 19th क्वेश्चन का सही आंसर है पार्लियामेंट के पास पावर है। जब मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ाया हुआ है लेसन, तो लेक्चर वो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किए हुए हैं आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय? इंडियन सिटीजनशिप इनमें से आपको कैसे नहीं मिल सकती है? बर्थ, नेचुरलाइजेशन, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ इंडिया या डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स? तो ये मैंने सिटीजनशिप वाला जब आपको लेक्चर लिया है ना, मैंने वहाँ पे आपको ये पढ़ाया हुआ है, वो एक बार आप देख लेना। तो बर्थ से तो मिलती है, नेचुरलाइजेशन से भी मिलती है। अगर हमने कोई लैंड अपने एक्वायर कर दिया है तो उसके सिटीजन्स भी हमारे हो जाएंगे, मतलब उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। हाँ, ये जो है ना डी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम इंडियन बैंक्स में मनी डिपॉजिट करेंगे तो उसकी सिटीजनशिप हमें मिल जाएगी। तो डी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? डुअल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन, क्या ऐसा है कि डुअल सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है एक स्टेट में, सिंगल सिटीजनशिप है ऑफ होल ऑफ इंडिया, या फिर डुअल सिटीजनशिप है हमारे इंडिया की भी रख सकते हो आप, किसी और कंट्री की भी रख सकते हो? तो इसमें से सही क्या है? इसमें से जो सही है वो है सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है जैसे कि यूएस में है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है जैसे कि ब्रिटेन में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 22 क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिजाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? कितने साल तक एक पर्सन को भारत में रहना पड़ेगा तब जाकर उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मिल पाएगी अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955? 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following enabled the Supreme Court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work? तो इनमें से क्या है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये कहता है कि आप फंडामेंटल राइट जो है बना सकते हो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोशलिस्ट वर्ड हमने यूज़ किया हुआ है, या फिर रीड विद आर्टिकल 14 जो हमारे पास है, या फिर आर्टिकल 16 जो हमारे पास है, या फिर ABC, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसका जो सही आंसर है वो है सी। सोशलिस्ट वर्ड भी हमें ये कहता है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं सोशलिस्ट, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविजन रहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी की बात करता है, तो ये भी यही बात करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी। एंड आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल था? 16 आई गेस।
यस। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 कहता है अपॉर्चुनिटीज़ इसमें एम्प्लॉयमेंट में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो सभी स्टेटमेंट इसमें सही है, आंसर होगा डी। 24th क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स है, नन ऑफ द अबव। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये नॉन जस्टिशिएबल है, तो बी जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। नॉन जस्टिशिएबल यानी कि अगर स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं कि सिटीजन जो है वो कोर्ट्स में जा सकते हैं और उनको वहाँ पे रेमेडी मिलेगी अंडर आर्टिकल 32, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताओ जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कौन से अमेंडमेंट में डिलीट किया था, राइट टू प्रॉपर्टी, और अभी वो कौन से आर्टिकल के अंदर लीगल राइट है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कौन से अमेंडमेंट से किया था? 25th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज? दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय रिट्स, उनको रिट्स के द्वारा हम एनफोर्स कर सकते हैं। रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स की होती है, ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप देख लेना। और इससे ना क्वेश्चन आया था JKS एग्जाम में भी मैच करनी थी आपको रिट्स और उसके मीनिंग्स। दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट मैथड्स, आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली ही प्रमोट कर सकते हो। या फिर दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगियस स्टैट्यूट्स, आप इनसे डिफरेंट जो स्टैट्यूट्स हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हो। या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करना जो है वो किसके स्फेयर में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्फेयर में, जो कोर्ट डिसाइड करता है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो क्या है? 25 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिट्स के थ्रू आप इनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो लोगों के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, इट इज़ अप टू यू, आप उसको फॉलो करो। ये मॉरली आपके अंदर होना चाहिए कि आपको इसको फॉलो करना है। फंडामेंटल राइट्स की तरह ये नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP की तरह है, नॉन जस्टिशिएबल। 26th क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट? तो 1976, 75, 78 या 80, इसका सही आंसर है 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, तो ये अलग है। ठीक है, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रॉपर्टी वाला वो इसी में डिलीट हुआ था, और अब ये आर्टिकल 300A के अंदर जो है ये लीगल राइट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 27th क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनॉमिनेटेड इन पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या सही नहीं है? तो वो है 27 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जहाँ ये जस्टिशिएबल है वहीं ये नॉन जस्टिशिएबल है। ए इज़ द राइट आंसर, बाकी सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। 28th क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ओपन बैलेट सिस्टम। तो इसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, और एक इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा से वो रहते हैं, और स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन है अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन? कहाँ पर आप ये रेजोल्यूशन लेके आ सकते हो कि आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है? लोकसभा में, अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन में, या ओनली राज्यसभा में? इसका सही आंसर है ओनली राज्यसभा में ही इनको रिमूव किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? वेंकैया नायडू, और प्रेसिडेंट कौन है? वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, यानी चेयरमैन भी होते हैं। तो ओनली राज्यसभा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो ऑफिस में बैठे हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 1 4 2 3 3 4। इसका सही आंसर है 1 and 4। मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा जो है ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चंस, हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।